जब माँ ने अंतिम सांस ली तो मुझे मामा के हवाले करते हुए सिर्फ इतना कहा, मेरी बेटी की शादी कर देना। तब मेरी उम्र सिर्फ 17 साल थी। माँ के घर में रहते हुए कुछ ही वक्त बीता था कि मेरी तबीयत बिगड़ने लगी। डॉक्टर ने कहा, ये लड़की प्रेग्नेंट है। सबने सवाल करना शुरू किया, बच्चे का बाप कौन है? और मेरे पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता था कि ये सब कैसे हुआ। एक दिन मेरी मामी ने अचानक मुझे एक फकीर के साथ कमरे में बंद कर दिया। बाहर शोर मच गया, इस फकीर ने हमारी लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी। और उसी दिन मेरी शादी उसी फकीर से कर दी गई। शादी की पहली रात मेरा पति पास आया और जो बोला उसे सुनकर मैं सन्न रह गई। मेरे पैर कांपने लगे और फिर उसने, मेरा नाम सोनम है और मैं दिल्ली शहर की रहने वाली हूँ। मेरे पापा हम दोनों, मैं और मेरी माँ को अकेला छोड़कर इस दुनिया से चले गए थे। उन्हें कैंसर था और काफी समय तक बीमारी से लड़ने के बाद वो हार गए। मैं माँ बाप की इकलौती संतान थी। पापा के जाने के बाद मेरी माँ ने ही मुझे पाला। पापा के नाम पर बाजार में 2 दुकानें थीं, जिनके किराए से हमारा गुजारा चलता था। लेकिन फिर जिंदगी ने एक और जोरदार झटका दिया। चेकअप के बाद पता चला कि माँ को ब्लड कैंसर है, और वो भी आखिरी स्टेज पर। डॉक्टर्स ने कहा, अब इलाज संभव नहीं, बस दुआ बची थी। एक दिन मम्मी की तबीयत अचानक बहुत ज्यादा बिगड़ गई। डॉक्टर ने कहा, जल्दी से अपने करीबी रिश्तेदारों को बुला लीजिए। मेरे पास सिर्फ एक ही रिश्तेदार थे, मामा। उनकी शादी हो चुकी थी, 2 बच्चे थे और मामी अभी जवान ही थी। मम्मी की उनसे ही सबसे ज्यादा बनती थी। जब माँ का आखिरी वक्त आया तो उन्होंने मेरा हाथ मामा के हाथ में देकर कहा, रमेश, अब तुम ही मेरी बेटी के वारिस हो। सोनम जवान हो चुकी है, कोई अच्छा सा रिश्तेदार देखकर उसकी शादी कर देना। मामा ने रोते हुए वादा किया, दीदी चिंता मत करो, सोनम मेरी भी बेटी जैसी है। उसी रात मेरी मम्मी इस दुनिया से चली गई। मैं मामा के घर आ गई। उन्होंने ही मेरी माँ का अंतिम संस्कार किया। लेकिन जब मामा ने मामी से कहा कि अब सोनम हमारे साथ ही रहेगी, तो मामी भड़क गई, हम किसी जवान लड़की का बोझ क्यों उठाएं। मामा ने मुझे एक कोने में ले जाकर कहा, मैंने तुम्हारी मामी से ये बात सिर्फ इसलिए कही ताकि वो झगड़ा न करें। तुम बस थोड़ा घर का काम कर लिया करो ताकि वक्त गुजरता रहे। मैंने सिर्फ इतना कहा, मामा, अगर मैं इस घर में रहूंगी तो कुछ काम कर लूंगी, कम से कम अपना ध्यान तो बंटा लूंगी। इस तरह मैं मामा के घर में रहने लगी थी। लेकिन मेरी मामी मुझे घर के सारे काम कराती थी और मुझे ताने भी दिया करती थी। अगर कहीं भी उनका गुस्सा निकलना होता तो वो मुझ पर ही निकालती थी। हर वक्त यही कहती, तुम्हारी खूबसूरती हमारे लिए किसी जंजाल से कम नहीं है। आजकल की लड़कियों ने पूरे मोहल्ले की इज्जत खराब कर रखी है। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी वजह से हमारा घर बदनाम हो। पता नहीं कहाँ से तुम्हारी माँ ने अपना बोझ हमारे सिर पर डालकर चली गई। उनकी बातों का मैं कोई जवाब नहीं देती थी, पर दिल के अंदर हर बात ने एक दर्द की लकीर खींच दी थी। मामा के घर के पास एक छोटा सा चौक था, जहाँ हमेशा जवान और आवारा लड़के जमा रहते थे। कोई सिगरेट पी रहा होता तो कोई लड़कियों को देखकर गंदे इशारे करता। उनको वहां से हटाने की कोशिशें बहुत हुई, लेकिन वहां खाने पीने की दुकानें थीं, इसलिए वे नहीं हटे। हमारी सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि हमारा घर उसी चौक के सामने था और हमारी खिड़कियां सीधे उस चौक की तरफ खुलती थीं। गर्मी में भी हम खिड़की नहीं खोल पाते थे, क्योंकि सामने कोई न कोई लड़का खड़ा होता था, और अगर उन आवारा लड़कों की नज़र मुझ पर पड़ जाती तो वे गंदे इशारे करने लगते। मैं कभी नहीं चाहती थी कि मेरी कोई गलती मामा को शर्मिंदगी में डाल दे। एक दिन सुबह दूध देने वाला आया था। मैं उस वक्त जाग रही थी। वैसे तो ये काम मामा ही करते थे, लेकिन शायद आज उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, वो सो रहे थे। मैंने बर्तन लेकर बाहर जाना तय किया और दूध ले आया। दूध वाला एक नौजवान था। उसने मुझे देखकर पूछा, आप कौन हैं? आपको पहले कभी नहीं देखा। मैंने कहा, मैं इसी घर में रहती हूँ। उसने मुझे कुछ अजीब सी नजरों से देखा और बोला, एक बात कहूँ, बुरा मत मानना। मैंने जवाब दिया, जी नहीं, बताए। तो उसने कहा, आप बहुत खूबसूरत हैं। तभी मामी वहां आ गईं। उन्होंने दूध वाले के सामने ही मुझे डांटना शुरू कर दिया। मुझे पता था तू बड़ी चालाक लड़की है, अपने करतूत कहीं ना कहीं जरूर दिखाएगी। मैं डर के मारे भागकर अंदर कमरे में चली गई। कुछ देर बाद मामी ने ये बात मामा को भी बता दी। कहा, आपकी चहेती सुबह सुबह दूध वाले के सामने अपने रंग रूप दिखा रही थी और वह खड़ा हुआ उसकी तारीफें कर रहा था। मैंने मामा से कहा, मामा, ऐसी कोई बात नहीं थी, मामी को गलतफहमी हुई है। लेकिन मामी ने जोर से कहा, बकवास बंद करो,
मैं सब जानती हूँ, तुम कितनी दूध की धुली हो। मेरे मामा सिर पकड़कर बैठ गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे क्या करें। आज उन्होंने मुझसे भी सख्ती से कहा, अगर फिर ऐसा कुछ हुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम्हें किसी और के सामने जाने की जरूरत नहीं है। तुम मेरी बहन की अमानत हो, तुम्हें इज्जत के साथ पराए घर का करना मेरा फर्ज है। मैं तुमसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, मेरी इज्जत को दागदार मत करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं पूरा दिन यही सोचती रही, इस सब में मेरी क्या गलती है? क्या खूबसूरत होना भी मेरी गलती है? मेरी जिंदगी बहुत बुरी गुजर रही थी। अब तो मामा भी मुझे हर बात पर डांटने लगे थे। शायद वह मामी को खुश रखने के लिए ऐसा करते थे, लेकिन इस सब के बावजूद भी मेरी मामी की नफरत मुझसे खत्म नहीं हो रही थी। आपकी कहानी इस मोड़ पर बहुत गंभीर, दर्दनाक और सामाजिक रूप से प्रभावशाली हो गई है। इसमें एक लड़की का आंतरिक संघर्ष, सही पर चलने की कोशिश और समाज की कटु दृष्टि को बहुत ही संवेदनशीलता से उभारा गया है। मामी अब बार बार एक ही बात दोहराती थी, ये लड़की चरित्रहीन है, इसे घर से निकाल दो, एक दिन ये हमारी इज्जत मिट्टी में मिला देगी। मैंने खुद इसे लड़कों से छुप छुप कर बातें करते देखा है। उनकी घिनौनी बातें मेरे दिल को इस तरह चीरती थीं जैसे कोई किसी मासूम पर शक की तलवार चला रहा हो। मैं हर कदम संभल संभल कर रखती थी। हर बार यही सोचती थी, कहीं मुझसे कोई गलती न हो जाए जिससे मामा को शर्मिंदा होना पड़े। लेकिन मामी फिर भी जहर उगलती रहती थी, हर रोज मेरे दिल को जलाकर मेरे आत्मसम्मान को कुचल देती थी। इन दिनों हमारे मोहल्ले में एक खबर फैली थी, किसी लड़की के साथ कुछ बेहद बुरा हुआ था। उसकी इज्जत लूट ली गई थी, पर वो कोई आम लड़की नहीं थी, बल्कि एक बहुत बड़े घराने की बेटी थी। मामला पुलिस तक पहुंच चुका था। अब पुलिस मोहल्ले के आवारा लड़कों को पकड़ पकड़ कर पूछताछ कर रही थी, उस मासूम के साथ दरिंदगी किसने की। ये बात मुझे मेरी मामी की जुबान से पता चली। बोलते बोलते उन्होंने कटाक्ष भी किया, पता नहीं कल किसकी बारी हो, यहाँ की लड़कियों को तो देखो। लड़की के परिवार वाले बहुत अमीर थे। उन्होंने कहा था, इस मोहल्ले की हर लड़की हमारी बेटी जैसी है। अगर आज हमारी बेटी के साथ हुआ है तो कल किसी और की बेटी के साथ भी हो सकता है। इसलिए उस हैवान को पकड़ना बहुत जरूरी है। और फिर एक हफ्ते के भीतर ही उस जालिम मुजरिम को पकड़ लिया गया था। लेकिन मेरी मामी की नफरत कम होने का नाम नहीं ले रही थी। एक दिन जब मैं गलती से हाथ से गिलास गिरा बैठी तो मामी ने मुझ पर उल्टी सीधी बातें करनी शुरू कर दी। उन्होंने चिल्लाकर कहा, तू खुद को बड़ा नाजुक समझती है, अपनी खूबसूरती पर बड़ा घमंड है ना? मैं तुझे इस घर से निकाल कर ही रहूंगी। और फिर उन्होंने मेरी सजा सुनाई, आज से तुझे पूरा दिन खाना नहीं मिलेगा। मामी की चीखों के बीच मैं चुपचाप सर झुकाए आंखों से आंसू बहाती रही। फिर मैंने हिम्मत जुटाकर कहा, अगर आप मुझे यहाँ से निकालना चाहती हैं तो निकाल दीजिए। अगर आप ऐसा करेगी तो भगवान मेरे लिए कोई और रास्ता जरूर बनाएंगे। वह मुझे बेसहारा नहीं छोड़ेगा, क्योंकि ये पूरी दुनिया उसी की बनाई हुई है। अगर आप मुझे यहाँ से निकाल देंगे तो कम से कम आपकी नफरत से मेरी जान तो बच जाएगी। और फिर मैंने पूछा, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? पूरे दिन गधों की तरह आपके घर के काम करती हूँ, फिर भी आप मुझसे इतनी नफरत क्यों करती हैं? आज पता नहीं मुझे क्या हो गया था, मैं इस तरह बोल रही थी जैसे मेरे अंदर का सब्र जवाब दे गया हो। हालांकि इससे पहले मैंने कभी अपनी मामी को जवाब नहीं दिया था। उनकी हर बात को चुपचाप सर झुकाकर सहती रही। आज भी मेरा इरादा उनसे झगड़ा करने का नहीं था, लेकिन पता नहीं कैसे सालों से जमा हुआ हर दर्द आज मेरी जबान से निकल पड़ा। मेरी इतनी हिम्मत देखकर मामी आग बबूला हो गईं। उन्होंने गरम चिमटा उठाया और मेरे हाथ पर दे मारा। मैं दर्द से तड़प उठी, चीख भी नहीं सकी। उसके बाद उन्होंने मुझे बालों से घसीटते हुए कमरे में घसीटा और पूरे जोर से मुझे बेड पर पटक दिया। मैं बेड पर उल्टे मुंह गिर पड़ी और फिर बिना आवाज किए बेतहाशा रोती रही। उस समय मुझे अपने माँ बाप की बहुत याद आ रही थी। मन में एक ही बात थी, काश मैं भी उनके साथ चली गई होती। काश माँ, आप मुझे भी अपने साथ ले जाती। ये दुनिया बहुत बेरहम है, बहुत जालिम। मैं रोते रोते बड़बड़ाने लगी थी, माँ अब और नहीं सहा जाता, मुझे अपने पास बुला लो। पता नहीं कब मेरी आंखें बंद हो गईं और मैं उसी हालत में सो गई, आंसुओं से भीगी हुई आंखों के साथ। जब आंख खुली तो रात का अंधेरा पूरे कमरे में फैल चुका था। मैं डर से कांप रही थी कि इतनी देर तक सोती रही, अब मामी मेरा क्या हाल करेगी। जरूर मामा से मेरी शिकायत कर दी होगी, लेकिन अजीब बात यह थी, उस रात मामी ने मामा से मेरी कोई शिकायत नहीं की। मुझे लगा कि शायद मेरे ऊपर हुए इतने जुर्मों के बाद मामी का दिल थोड़ा नर्म हुआ है। शायद उन्हें मुझ पर दया आ गई है।
मैं सोचने लगी कि शायद अब वो ये समझ रही होंगी मैं बिना वजह नफरत करके उसके साथ जुर्म कर रही हूँ। ये ख्याल आते ही मेरे दिल में एक अजीब सा सुकून उतर गया था। मैंने मन ही मन ठाना, भले ही मामी मुझसे प्यार न करें, लेकिन कम से कम मुझ पर जुर्म तो न करें। मैंने सोचा कि मामा से बात करूंगी, उन्हें बताऊंगी कि मेरी शादी करवा दे ताकि मैं उनके घर से जाकर अपनी जिंदगी शुरू कर सकूं। लेकिन मामा से यह बात करने की हिम्मत कहीं नहीं हो पाई। मेरे मन में डर था और मैं समझ ही नहीं पा रही थी अपनी शादी की बात खुद कैसे करूं। एक दिन मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। कुछ पता नहीं था कि मुझे क्या हो रहा है। दिन भर मेरी नींद खल रही थी, मैं खड़ी भी नहीं हो पा रही थी और घर के सारे काम भी अधूरे पड़े थे। उस दिन मामा भी शहर से बाहर गए हुए थे। एक दिन मामी गुस्से से मेरे कमरे में आईं और चीखते हुए बोली, क्या आज का खाना तुम्हारी माँ आकर बनाएगी? मैंने धीरे से कहा, मामी मुझे खड़ा नहीं हो पा रहा है। पता नहीं क्यों मेरी तबीयत आज बहुत खराब लग रही है। मेरी हालत देखकर मामी का रवैया अचानक बदल गया। वो मुझसे नर्म स्वर में बोली, कोई बात नहीं, मैं खाना बना लूंगी। वैसे भी तुम्हारे मामा तो घर आने वाले नहीं हैं, इतना ज्यादा काम नहीं है। तुम जाकर आराम करो, हाँ सुबह जल्दी उठ जाना। मैं बहुत खुश हुई। पहली बार था जब मामी ने मेरी तकलीफ को समझा था। मैं अपने कमरे में जाकर सुकून से सो गई और इतनी गहरी नींद आई कि सुबह ही मेरी आंख खुली। सुबह उठी तो मैंने अपने कामों में मन लगाया, लेकिन एक हफ्ते बाद मेरी तबीयत अचानक फिर से खराब होने लगी। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मुझे बहुत ज्यादा उल्टियां हो रही थीं, चक्कर आ रहे थे और कमजोरी भी महसूस हो रही थी। मामा भी हैरान होकर मेरी हालत देख रहे थे। जब मेरी तबीयत और ज्यादा खराब हुई तो उन्होंने मामी से कहा, सोनम को डॉक्टर के पास लेकर चलो, इसकी हालत कुछ ज्यादा ही गंभीर लग रही है। मामी मुझे एक महिला डॉक्टर के पास ले गईं। डॉक्टर ने मेरा चेकअप किया और फिर जो बताया उसने तो मेरी दुनिया ही हिला दी। घर पहुंचकर मामा ने पूछा, क्या हुआ है सोनम को? मामी चिल्लाई, तुम्हारी ये लाडली माँ बनने वाली है, मुबारक हो, तुम नाना बनने वाले हो। मैं चुपचाप सिर झुकाकर खड़ी रही। डॉक्टर ने यह बात बताई थी और मैं तब से हैरान थी, ऐसा कैसे हो सकता है? मेरा किसी के साथ कोई संबंध ही नहीं था। मामा भी हैरान रह गए थे। मैं सोचती रही इन लोगों को क्या जवाब दूं। डॉक्टर ने तो साफ कहा था कि मैं माँ बनने वाली हूँ। मैं कई देर तक डॉक्टर का मुंह ताकती रही, पर कैसे इस सच को मान पाती, क्योंकि आज तक मेरा किसी लड़के से कोई रिश्ता नहीं था। मैं मामा के सामने सिर झुकाए खड़ी थी। मेरी आंखों से आंसुओं की धार बह रही थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या बोलूं, क्या सफाई दूं। मामा ने सवाल किया, यह क्या किया तुमने सोनम? मैं कांपते लफ्जों में बोली, मामा मैंने सच में कुछ नहीं किया, मैं नहीं जानती ये सब। लेकिन मेरे लफ्ज मुंह में ही अटक गए, क्योंकि उसी वक्त मामा का एक जोरदार थप्पड़ मेरे चेहरे पर पड़ा और फिर मामी ने भी मुझे बालों से पकड़कर जमीन पर जोर से पटक दिया। मामी चीखी, हमने तुझे सिर पर चढ़ा लिया था और तू हमारी ही इज्जत मिट्टी में मिला रही है। उन्होंने मुझे गंदी लड़की, पाप की औलाद और ना जाने क्या क्या कह डाला। मेरा खून गंदा है, मेरा चरित्र गिरा हुआ है। ये सुनकर मेरी रूह कांप गई थी। अगले दिन मामी ने गुस्से में मामा से पूछा, अब क्या करना है? इस कलंक को इस घर में तो नहीं रख सकते। मामा ने सिर झुकाते हुए कहा, क्या कर सकते हैं, इस लड़की ने तो हमें कहीं का नहीं छोड़ा। मामी ने नफरत से कहा, जरूर मोहल्ले के किसी लड़के के साथ चक्कर होगा, उसी को ढूंढो और उसी से शादी कराओ, अब वही इसका जिम्मेदार बने। कल को ये बात किसी को पता चल गई तो क्या होगा? जल्दी से जल्दी उस लड़की को ढूंढो। मेरे मामा कहने लगे, तुम तो बच्चों जैसी बातें करती हो। जिस लड़के ने भी ये हरकत की है वह इतनी आसानी से कहाँ मिलेगा? और दूसरा, सोनम भी तो कुछ बताने को तैयार नहीं है। वह तो इस बात से ही इनकार कर रही है कि उसका किसी लड़के के साथ नाजायज संबंध है। मामी ने कहा, तुम ये सारा मामला मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं कुछ ही दिनों में उस घटिया इंसान को ढूंढ निकलूंगी। मेरे मामा सिर पकड़कर बैठ गए थे। कहने लगे, मैं तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा, इस लड़की ने तो मुझे बदनाम कर दिया। मामा की हालत देखकर मुझे बहुत दुख हुआ, लेकिन मैं क्या कर सकती थी? मुझे खुद नहीं पता था कि मेरे पेट में पलने वाले बच्चे का बाप कौन है। मेरी मामी उन्हीं लोगों के घर चली गई थी जिनकी बेटी के साथ किसी ने बुरा किया था और जिन्होंने मुजरिम को पकड़ लिया था। मेरी मामी ने उनके सामने ये सारी समस्या रखी और कहा, हम बहुत परेशान हैं। जैसे आप लोगों ने पुलिस की मदद से अपनी बेटी के मुजरिम को पकड़ा था,
भगवान के लिए हमारी भी मदद कर दो, ताकि मैं सोनम की शादी उसी लड़के से कर सकूं और उसे इस घर से दूर ले जा सकूं। वे लोग ऐसे मामलों को अच्छी तरह समझते थे, क्योंकि उनके साथ भी कभी ऐसा कुछ हो चुका था। उन्होंने कहा, हमने जैसे पहले किया था उसी तरह इंतजाम करवा देंगे। आप चिंता मत कीजिए, हम आपकी मजबूरी समझ सकते हैं, क्योंकि हमारे साथ भी ये सब हो चुका है। जब मामी घर आई और मामा को ये बात बताई कि वे लोग हमारी मदद करेंगे, तो मामा ने कहा, इस तरह तो ये बात सारे मोहल्ले में फैल जाएगी। तुमने अच्छा नहीं किया। मामी ने जवाब दिया, अगर पता भी चला तो चल जाएगा, मुझे कोई परवाह नहीं है। वैसे भी पूरे मोहल्ले को पता है कि यह लड़की हमारी बेटी नहीं है। इसने हमारी इज्जत नहीं, बल्कि अपने मरे हुए माँ बाप की इज्जत खराब की है। उस समय मेरी हालत बहुत बुरी थी। मामा को गुस्सा आता तो वे भी मुझ पर हाथ उठा दिया करते थे, और मामी को तो जैसे अब बहाना मिल गया था, उन्होंने मेरा जीना हराम कर रखा था। मोहल्ले के सारे आवारा लड़कों को फिर से पुलिस ने पकड़ लिया था। पूरे मोहल्ले में मेरा तमाशा बन गया था। मुझे वो रात याद आई जिस रात मैं गहरी नींद सो गई थी। मैंने अपने दिमाग पर जोर डाला कि उस रात मुझे मेरे साथ कुछ गलत तो नहीं हुआ, लेकिन मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। मुझे ये भी याद था कि सोने से पहले मैंने अपने कमरे का दरवाज़ा अंदर से अच्छे से लॉक किया था। उसके बाद ही मैं सोने के लिए गई थी। समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसे माँ बन सकती थी। सब लोग कहते थे, ये लड़की तो बहुत ही चरित्रहीन है, पाप करके अपने आशिक का नाम भी नहीं बता रही। मेरी मामी का कहना था, जैसे ही हमें पता चलेगा कि सोनम ने किसी लड़के के साथ गड़बड़ी की है, हम उसे कुछ नहीं कहेंगे, बल्कि उसकी शादी उसी लड़के से कर देंगे और उसे इस घर से भगा देंगे। मैं मामी से आखिरी बार कहा, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। मुझे नहीं पता कि मेरे साथ यह सब कैसे हो रहा है। मेरा भगवान जानता है कि मैं बेकसूर हूँ। लेकिन मामी ने मेरी बात सुनी तक नहीं। कहा, इतना बड़ा पाप करने के बाद भी तुझे भगवान का नाम नहीं लेना चाहिए। फिर वह दिन भी आ गया जब मेरा फैसला होना था। कुछ लड़कों का डीएनए टेस्ट करवाया गया और मेरा मुजरिम पकड़ा गया। वह कोई और नहीं, बल्कि उसी मोहल्ले में बैठने वाला एक फकीर था। डीएनए टेस्ट में उनका मेल हो गया था, जिसका मतलब था कि यह सब कुछ उसने किया था। मेरे मामा ने कहा, मैं उसे पकड़कर पुलिस केस करूंगा, उसने मेरी बहन की इज्जत खराब की है। लेकिन मेरी मामी ने मामा को रोक दिया और कहा, ये सब करने से कोई फायदा नहीं होगा। तुम सोनम की शादी उसी फकीर से कर दो और दोनों को घर से निकाल दो। मामा ने मुझसे कहा, मैंने तुम्हारी माँ से वादा किया था कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा, तुम्हारी किसी अच्छी जगह शादी करूंगा, लेकिन तुमने खुद ही अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली है। मैं बहुत रोई थी, चिल्लाई थी, कहा था कि मुझ और फकीर का कोई संबंध नहीं है, मेरे साथ इतना बड़ा जुर्म मत करो। लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। पंडित जी को घर बुलाया गया था और वह फकीर भी हमारे घर आ बैठा था। मामा इस समय घर से चले गए थे, उन्होंने मेरी तरफ देखना भी जरूरी नहीं समझा। फिर पंडित ने शादी के मंत्र पढ़ना शुरू किए और मैं फकीर के साथ फेरे लेने को मजबूर हुई। उस फकीर की गंदी और फटी पुरानी कपड़ों से मुझे घृणा हो रही थी, मेरा दिमाग झंझना रहा था। मैं रो रो कर भगवान को याद कर रही थी, सोच रही थी कि मैं कैसे इस फकीर के साथ अपनी पूरी जिंदगी गुजारूंगी। मेरी मामी ने मुझे उस फकीर के साथ ऐसे विदा किया जैसे मैं फकीर की झोली में कोई दान हूँ। पहले फकीर ने मुझसे सफाई मांगी। मैंने कहा, मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन मेरी खूबसूरती देखकर वह भी खामोश हो गया था। मुझे उस फकीर से बहुत नफरत होने लगी थी और मेरा दिल टूट गया था। मेरी मामी ने उस फकीर से कहा था, अब तुम इसे लेकर कहीं सड़क पर बैठा देना या किसी झोपड़ी में रख देना, यह अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। हमारे पास इसे वापस लेकर आने की कोई गुंजाइश नहीं है, हम इसके लिए मर चुके हैं, हमारा इसके साथ अब कोई रिश्ता नहीं रहेगा। मैं जाते हुए मामी से बस इतना कह सके, आप लोगों ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। लेकिन मामी को मेरी कोई परवाह नहीं थी। खैर, मैं उस फकीर के साथ चल पड़ी। जब वह मुझे अपने घर ले आया तो मैं हैरान रह गई। उसका घर बड़ा और साफ सुथरा था। घर की सजावट और सामान देखकर ऐसा लग रहा था जैसे ये किसी अमीर आदमी का घर हो। कुछ देर बाद फकीर ने ऐसी हरकतें करनी शुरू कर दी कि मेरे पैरों तले जमीन ही खिसक गई। उसने अपनी दाढ़ी मूंछें उतारनी शुरू कर दी और अपना रूप बदल दिया। मैं उसे हैरानी से देख रही थी। वह कोई फकीर नहीं था, वह एक आम इंसान था, लगभग 25-26 साल का। वह मेरे पास आया और धीरे से कहने लगा, मैं कोई फकीर नहीं हूँ, मेरा संबंध क्राइम ब्रांच से है।
मैं जासूसी करने के लिए अपना ये हुलिया बनाकर तुम्हारे मोहल्ले में फकीर बनकर जाता हूँ, क्योंकि वहाँ कुछ लड़के गलत काम करते हैं और उनकी जासूसी करना मेरी जिम्मेदारी है। मैं चौंक गई, सुनकर विश्वास करना मुश्किल था। वह बोला, मैंने तुम्हारे साथ कभी भी कोई गलत हरकत नहीं की। पता नहीं कैसे मेरा डीएनए टेस्ट तुम्हारे साथ मैच हो गया था, मैं खुद हैरान हूँ। लेकिन मैं चाहता तो बहुत कुछ कर सकता था, अपने आप को निर्दोष साबित कर सकता था। लेकिन तुम्हें देखकर मैंने अपना इरादा बदल दिया। तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। मैंने तुम पर दिल हार बैठा था। फिर उसने कहा, सबके कहने पर मैंने तुमसे शादी कर ली। तुम मेरी पत्नी हो और मैं ये पता लगा कर रहूंगा कि तुम्हारी मामी ने तुम्हारे साथ ये सब क्यों किया है। तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। जब मुझे सच पता चला तो मैं चौंक गई और अंदर से एक तरह की खुशी भी हुई। आखिरकार मेरी किस्मत इतनी भी खराब नहीं थी। मेरे पति ने जल्दी ही सारी सच्चाई उजागर कर दी। पता चला कि मैं गर्भवती नहीं थी। मेरे मामी ने डॉक्टर को रिश्वत दी थी ताकि झूठी रिपोर्ट बनवा सके और पूरे मोहल्ले में गलत बातें फैलाईं। उन्होंने मुझे बीमार करने वाली दवाएं भी खिलाईं। ये साजिश इतनी बड़ी थी कि जब मेडिकल रिपोर्ट आनी थी तब भी रिश्वत देकर सब कुछ अपने हिसाब से करवाया गया। मोहल्ले की कई औरतें, जो मेरी मामी की खास जानकार थीं, इस झूठ को फैलाने में उसकी मदद कर रही थीं। मैं हक्का बक्का रह गई कि कैसे मेरी मामी ने मेरी जिंदगी तबाह करने के लिए ऐसा बड़ा षड्यंत्र रचा। मेरा पति अर्जुन मुझसे बोला, अब तुम्हारा उन लोगों से कोई संबंध नहीं रहेगा। तुम मेरी पत्नी हो, यही सबसे बड़ी बात है। मैं मोहल्ले वालों को सच्चाई जरूर बताऊंगा, लेकिन अपनी पहचान छिपा कर रखूंगा, नहीं तो मेरी नौकरी पर बुरा असर पड़ेगा। मैं उसकी बात समझ गई। अगले ही दिन अर्जुन ने पूरे मोहल्ले में जाकर सच सामने ला दिया। उसने उस डॉक्टर को भी साथ लाया जिसने मेरी झूठी रिपोर्ट बनाई थी। डॉक्टर ने सबके सामने माना कि उसने झूठी रिपोर्ट दी थी। तभी मेरे मामा ने मामी के चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मारा। सब लोग यह नजारा देख रहे थे। मामी शर्म से सिर झुकाकर खड़ी थी। मामा ने मुझसे माफी मांगी। मैं उसे माफ कर चुकी थी। मैंने कहा, अब मैं अपने पति के साथ नई जिंदगी शुरू करने जा रही हूँ। बस आप सबके आशीर्वाद की जरूरत है। मैंने मामा का आशीर्वाद लिया। मामा ने मुझे और अर्जुन दोनों को अपनी दुआएं दी। आज अर्जुन फकीरे वाले वेश में नहीं था, लेकिन उसने अपनी असली पहचान भी अभी सबके सामने नहीं बताई थी। हम दोनों घर लौट आए। धीरे धीरे हम एक दूसरे के करीब आने लगे। हमारे दिलों में मोहब्बत खिलने लगी। 4 महीने बाद हमने अपनी शादीशुदा जिंदगी की शुरुआत की। अर्जुन हमेशा कहता था, जब तक तुम मुझे दिल से स्वीकार नहीं करोगी, मैं तुम्हारे पति होने का हक नहीं मानूंगा। जिस दिन तुम मुझे पूरी तरह से अपनाओगी, उसी दिन हमारी नई जिंदगी शुरू होगी। और आज जब मुझे एहसास हुआ कि अर्जुन एक बहुत अच्छा इंसान है और वह मुझे सच्चा प्यार करता है, तो मैंने भी अपनी मोहब्बत का इजहार कर दिया। अर्जुन की खुशी देखना वाकई यादगार था। उसने मुझे खुशी से अपनी बाहों में भर लिया। आज हमारी शादीशुदा जिंदगी खुशियों से भरपूर है और हम एक दूसरे के प्यार में पूरी तरह से डूबे हुए हैं। भगवान ने मुझे जुड़वा बेटियां दी और मैं अपने बच्चों के साथ बेहद खुश थी। एक दिन अर्जुन ने मुझसे कहा, मैं तुम्हारे मोहल्ले में जासूसी करने गया था। वहां पता चला कि तुम्हारे मामा अब इस दुनिया में नहीं रहे। तुम्हारी मामी का कोई ख्याल रखने वाला नहीं है। बच्चे अभी छोटे हैं और उनकी पढ़ाई भी छूट गई है। तुम्हारी मामी बहुत बीमार है। अगर तुम चाहो तो हम उनसे मिलने चल सकते हैं। मैंने दृढ़ता से कहा, मैं उनके पास नहीं जाऊंगी। उन्होंने मुझे बहुत दुख दिए हैं। मैं अपने दिल को मजबूत कर चुकी हूँ। मैंने तुमसे कहा था कि आगे से उनका नाम मेरे सामने मत लाना। किसी से नफरत करना और उसकी जिंदगी बिना वजह बर्बाद करना सही नहीं है। ऐसे इंसान के लिए दिल में मोहब्बत कैसे हो सकती है। लेकिन मेरा अर्जुन मुझे समझाता रहा, तुम्हारी मामी और उसके बच्चे बहुत बीमार हैं। भगवान ने तुम्हें जो दिया वह बहुत अच्छा है। तुम्हें एक अच्छा पति दिया, प्यारे बच्चे दिए और तुम्हारी जिंदगी खुशहाली से भरी है। मुझे लगता है कि तुम्हें अपनी मामी को माफ कर देना चाहिए। शायद सच में उन्हें मेरी मदद की जरूरत है, लेकिन मैं अभी भी अर्जुन की बात पूरी तरह से मानने को तैयार नहीं हूँ। अब आप ही मुझे बताएं, क्या मैं मामी को माफ कर दूं या फिर उन्हें उनके हाल पर छोड़ दूं? नीचे कमेंट सेक्शन में अपना जवाब जरूर लिखिएगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, स्टोरी कॉर्नर चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि नए वीडियो की सूचना आपको तुरंत मिलती रहे। आपके साथ जुड़कर खुशी हुई। धन्यवाद।